आजकल बहुत बड़ा विषय और ओपीएस की बहाली का है। और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ आज की तारीख में। हम इस बात से सहमत हैं, कर्मचारियों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करना उनके लिए कोई अपराध नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। अपने परिवार के लिए अच्छे आने वाले समय में सुरक्षित भविष्य की कल्पना करना कोई भी अपराध नहीं है। सभी व्यक्ति करते हैं, आपको अधिकार है, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हमको दोषी बना करके, करार मुजरिम बना करके खड़ा करने की कोशिश कुछ मित्रों के माध्यम से हो रही है, कि जैसे कि हम ही नहीं लागू की थी। जब 2003 में एमओयू साइन हुआ था तब तो हम सत्ता में थे नहीं। हाँ, केंद्र की सरकार ने यह प्रस्ताव सभी प्रदेशों को भेजा था और उसके बदले में स्टेट के लिए कहा गया था कि अगर आप ये लागू करेंगे तो आपको जो है कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। हम तो सरकार में थे नहीं। प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार के साथ एमओयू में एंटर होना था। तो उस वक्त के हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता, उस दल के जो हमारा विरोधी दल है, उन्होंने इस बात को समझा और उसके बाद उन्होंने एमओयू साइन किया। उन्होंने वो इंसेंटिव जो केंद्र से मिलने थे प्रदेश के लिए वो भी लिए। इसकी एवज में और उसके पश्चात एनपीएस लागू हुआ। एनपीएस लागू होने के बाद चलता रहा, लेकिन इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा विषय उठा भी, लंबा समय हो गया। उसके बाद भाजपा की फिर सरकार बनी 2007 में, लेकिन जिक्र नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 2012 में दिसंबर में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वही जिन्होंने ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू किया था, वही फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ना आपने बात की, ना किसी और ने बात की, ना उन्होंने बात की। लेकिन ये विषय उस वक्त क्यों आ गया इस तरह का, जब बारी हमारी आई, कोविड का दौर आया। विषय ये सारी चीजों को लेकर के सोचने के हैं हमारे सामने। अगर सही मायने में कहूं, इन सारी चीजों में अगर जिस प्रकार से 2012 में अगर आप लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया होता, कर्मचारियों ने, सब लोगों ने आवाज उठाई होती, तो शायद वो सोचते। ना आवाज उठी, ना उन्होंने सोचा। और अभी जो जिस प्रकार का इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, हम इसको गंभीरता से लेकर के विचार कर रहे हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। आपका भला हो, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आपके लिए हम बेहतर करें, और ये हमारी हार्दिक इच्छा है। लेकिन इसको किया कैसे जाए, रास्ता क्या हो सकता है, किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकता है, ये इतना सरल नहीं। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन की है, लेकिन इससे आगे चीजें नहीं बढ़ी है। चीजें जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है। हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग अभी राजस्थान में थी, गृह मंत्री जी वहां पर आए थे। जोनल काउंसिल की मीटिंग में वहां के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के गृह मंत्री को कह रहे थे कि हमने ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप सबके सहयोग के, केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है।
हम राजनीतिक मकसद से यहां पर कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, मैं समझता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। हम व्यावहारिक रूप से उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ये महत्व का विषय है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है। भावनाओं को भड़काने के लिए कुछ नहीं लगता है। जो आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में करेंगे, सरकार को आपकी 2012 में भी आई, उसमें करते हुए कहना आसान होता है। अभी हमारी दिल्ली में बैठक थी, नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक में भी हम लंच के समय इकट्ठा था, एक मेज पर थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी मेज पर थे, असम के मुख्यमंत्री भी उसी मेज पर हम भोजन कर रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस सारे विषय को लेकर के चर्चा की। मैंने कहा इस प्रकार की एक परिस्थिति है सबके सामने, इन्होंने तो लागू करने की बात कह दी है, लेकिन वहां पर भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो कहते हैं कि कह तो दी है हम, लेकिन करने में बहुत कठिनाई। इसलिए भाई और बहन, में कभी भी कर्मचारियों के विरोध की बात करता ही नहीं। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं कि आप सबका 4.5 पौने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में कदम से कदम मिला करके आपका साथ मिला, सहयोग मिला, मदद मिली, हर तरह से मदद मिली, हर तरह से मदद। जहां आपके साथ की आवश्यकता पड़ी आपने साथ दिया, जहां आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी आपका सहयोग मिला। हम मिलकर के चले और मिलकर चलने के बाद हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। इसलिए मैं बहुत लंबी बात कहूं वो उचित नहीं है। जो लाभ मिले हैं उनका जिक्र हमारे साथियों ने कर दिया है, उनको मैं दोबारा उनको दोहराऊं वो बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि काश अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो परिस्थितियां अलग तरह की होती, ये पक्की बात है। बहुत सारे मसले जिनको हम चाहते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए कर्मचारियों के, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन कोविड के कारण पूरे देश की, दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई और हमारे प्रदेश की तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबका उस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोविड के इस बड़ी संकट में, दुनिया के सबसे बड़े संकट में भी आप लोग चट्टान की तरह खड़े हुए। कभी कर्मचारियों ने कोई बात नहीं कही, कभी कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। हमने भी प्रयत्न किया जो आपकी सैलरी, आपका जो हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड है, पेंशन उनकी समय पर मिले। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है ऐसा प्रदेश पूरे देश भर में, कई जगह बहुत डिले हुई सैलरी काट करके दी गई, पेंशन को डिले किया गया, कर्मचारियों के अलग अलग जो हमारे जो लाभ होते हैं उनको रोक दिया गया। लेकिन हमने कोशिश की कि जो कर्मचारियों की जो जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनका भी समाधान हो, वो भी समय पर हो, और उसके साथ साथ कर्मचारियों के जो मेन जो हर खासतौर से सैलरी, पेंशन जो है वो सारे समय पर हो। हमने डिले करने के लिए कतई भी जो है इजाजत नहीं दी। हमने कहा कि समय पर होना चाहिए। परिवार सबका है, आखिरकार आप भी परिवार का संचालन अपनी उस तनख्वाह से करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा है। मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं जिनका जिक्र मुझसे पहले यहां पर सब साथियों ने कर दिया है। एक एक चीज में चाहे हमारे कर्मचारियों की जो बहुत बड़ी मांग थी, जो रेगुलराइजेशन के लिए जो 3 साल की अवधि को कम किया जाए, 2 साल किया जाए, इस बात को लेकर के बार बार आग्रह आता था, उसको हमने पूरा कर दिया।
संशोधित वेतनमान की अगर हम बात कहें तो वो भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने वो प्रदान किए। कर्मचारियों के जो वेतन में औसतन 12 से 15% वृद्धि हुई और संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि ये भी उस दिशा में एक हमने कदम आगे बढ़कर के उठाया है। और कर्मचारियों के लिए जो पेंशन, जो हमारे पेंशन भोगी हैं जो हैं, उनको संशोधित पेंशन जो है वो प्रदान की जा रही है। 2018 से 2022 के दोनों राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगभग 7,801 करोड़ रुपए के लाभ हमने प्राप्त, मतलब लाभ जो है उनको प्रदान किए हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, एक छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी एक राशि है। उसमें हमने आसान किया ऐसा नहीं है, जो आपका हिस्सा था वो जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप सबके बीच में इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। और हमारी सरकार ने जो हमारे उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रहे विभिन्न विभागों के जो हमारे कर्मचारी थे, उनके लिए 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतन प्रदान किया जा रहा है। ये भी हमने आगे बढ़कर के काम किया। हमारी सरकार ने JOIT को भी 2 साल का नियमित सेवा काल पूरा करने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। ये भी हमने एक फैसला लिया जिस बात को लेकर बड़े लंबे समय से काफी वो आप लोगों की मांग थी। हमने डेली वेजर जो है उनके दिहाड़ी में बढ़ोतरी की, 140 रुपए से बढ़ोतरी की, 140 रुपए की बढ़ोतरी की हमने। और वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने अब 350 रुपए किया। अभी तक की किसी भी सरकार में न्यूनतम दिहाड़ी की सबसे बड़ी अगर इंक्रीज हुई तो हमारी सरकार के दौरान हुई। इस बात को भी मैं कहना चाह रहा हूं। और आगे बढ़कर के हम ये भी कह सकते हैं कि जहां 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस के अंशदान को 10 से बढ़ाकर के 14% किया गया। और इस बात को लेकर के आप काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। और एनपीएस कर्मचारियों को भी ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लाभ प्रदान किए गए। इस मांग को लेकर के आप लंबे समय से पूर्व सरकार के साथ भी बात करते रहे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान उस वक्त हुआ नहीं था। और हमारी सरकार ने ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 10 लाख से बढ़ा करके उसको 20 लाख तक पहुंचाया। और ये भी हमारी सरकार, जिसके लिए आप पूर्व सरकार में जो बोलते हैं कि हम करेंगे, वो तो ये नहीं कर पाए जो ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं। लेकिन यहां आपके बीच में आज का ये कार्यक्रम विशेष उस दृष्टि से है। विशेष का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने कहा कि एक शाम, क्या कहा, कर्मचारी के नाम, हाँ, मुख्यमंत्री के नाम। आज में हमारी शाम कर्मचारियों के नाम, कर्मचारियों के शाम मुख्यमंत्री के नाम। तो ये आपने अच्छा एक नारा दिया है, तो अच्छी बात है। हम तो कई शाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको बुलाए तो सही। एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं अश्विनी जी को और घनश्याम जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है, ये जरूरी नहीं है कि जब हमारा ये दौर आता है चुनाव का, ऐसा दौर आता है, हमारी कठिनाई का दौर आता है, उस वक्त हम मिले, ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में कई तरह के लोग संदेह व्यक्त करते हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है, क्या योजना है। ये हमारा समय समय पर होता रहना चाहिए। लेकिन एक बात सच है कि कोविड का ये दौर रहने की वजह से हमारा ऐसा दौर था, जो चीजें हमने सोची थी करने के लिए वो चीजें नहीं हो पाई, उसमें कमी रही। और इसलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि कम से कम एक
एक टर्म तो बिना कोविड का अधिकार हमारा बनता है, उसको पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, वो एक सामान्य परिस्थिति में रहे। जब इस गरीब की बारी आई तो कोविड आ गया। तो इसलिए मेरी मांग जायज है, जब 5 मुख्यमंत्री को मौका मिला बिना कोविड के काम करने का, तो मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। स्वाभाविक रूप से जो मांगे हैं वो खत्म नहीं होती। काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होते। ये दौर चलता रहेगा। एक चीज होती है तो दूसरी चीज आती है, दूसरी होती है तो तीसरी रह जाती है, तीसरी होती है। ना घर के काम मैंने खत्म होते देखे और ना मैंने बाहर के काम खत्म होते देखे। हाँ, मैंने लोगों की जिंदगियां खत्म होते देखी लेकिन काम खत्म होते नहीं देखे कभी। इसलिए ये दौर चलता रहेगा। हम अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। शिमला के पीटर हॉल के मैदान में हमारा मिलना हुआ था। मैं सचमुच में कर्मचारियों के मांगों के सिलसिले में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे आपकी ये सारी कैलकुलेशन जो होती है, क्योंकि मैंने तो नौकरी करी नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ता ये कैसे कैसे तनख्वाह बढ़ती है, इंक्रीमेंट्स लगती है, ये जो है वो सारी चीजें आप उसमें बहुत ज्यादा उलझ करके मत उलझिए। लेकिन आप सब हिसाब जो है, मेरा तो हिसाब बहुत खराब है, लेकिन इसलिए खराब होने का लाभ भी होता है। तो ये सारी कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन आप लोग कर्मचारी बहुत कैलकुलेट करता है और स्वाभाविक रूप से उसको अपने जीवन की प्लानिंग करनी होती है, आगे की प्लानिंग करनी होती है कि उसका आय का जरिया वही होता है, परिवार का चलाने का जरिया वही होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आप अपनी जगह सच्चे भी हैं। पीटर हॉल में हमने जो बात कही थी उसमें से कुछ चीजों को आगे बढ़ाया है और उसमें जो कार्य जो है वो प्रगति पर है। मैं ये आपके बीच में कहना चाहता हूं और उस सिलसिले में सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो जीओआईटी का जो मसला है, जिस बात को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, तकनीकी तौर पर उसमें काफी ज्यादा हमारी चर्चा जो होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन कुछ और चीजें उसमें आगे पूरा करने की दृष्टि से आने वाले समय में जो रही हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनको पूरा करके आपकी उस समस्या का समाधान करने का हम रास्ता निकालेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी मंशा है कि आपकी मदद हो और मंशा भी हमारी ऐसी है कि आपकी मदद ज्यादा हो। लेकिन उसके बाद जो हालात, जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में जो कर सकते हैं वो करने की हम कोशिश करें। ओपीएस के मामले में मैं इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे ओपीएस एनपीएस का जो मसला है, हमारे विपक्ष के लोग इसको सबसे बड़ा हथियार मान करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसी मुद्दे से बनेगी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस हथियार को मत दीजिए उनको इस्तेमाल करने। आपका भला जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके सामने अवसर थे, उस वक्त किया नहीं और आज कह रहे हैं कि हम करें। और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा, उसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार साथ मिलकर के चलने वाली सरकार चाहिए।
और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो अभी 20-25 साल तक कितना चलता है, अब आने वाले समय में अभी तक कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। उनको रुकने की कोई संभावना नहीं है, ना रोकने की संभावना है। और जिस गर्त तक कांग्रेस पार्टी चले गई है, वो आने वाले समय में 25-30 साल तो कल्पना नहीं कर सकती कि देश में कभी उसके लिए कोई लोग माफ करेंगे। मैं ये बातें कहना नहीं चाह रहा था आज इस मंच पर, ये कहना भी उचित नहीं, लेकिन जब रोजाना वो कहते हैं जिसका कुछ बचा नहीं, कहीं नहीं बचा, उनसे उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा निराशा होगी और वो निराशा आपको बहुत पीड़ा देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कर्मचारी भाइयों को मैं इतना कहना चाह रहा हूं, स्वतंत्र हैं आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के, लेकिन जिस तरह से वो आपकी भावनाओं को, कर्मचारी की भावनाओं को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारियों को भी निराशा होगी। उनका तो जो होना है सो होना है। और यहां कुछ बातों को लेकर के एक बात कही गई कि जो एनजीओ का जो आपका भवन कुल्लू का है, उसकी ऊपर वाली मंजिल में कहा गया कि उसमें गेस्ट हाउस बनाना चाह रहे हैं। ये मांग आप लोगों की है। कर्मचारी अपने काम से आते हैं, जाते हैं, बैठना, मिलना जुलना आप सबका होता है। तो मैं इस कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ साथ में एक और बात जो कही गई, जो कुल्लू में जो हाउसिंग कॉलोनी के निर्माण के लिए जो कर्मचारी के लिए जो बननी चाहिए, उसका शायद एस्टिमेशन लगभग 1.5 करोड़ के लगभग बना हुआ है। और उसकी ANDS हासिल करने के लिए मुझे बताया गया है कि उसकी औपचारिकताएं चल रही हैं और उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूँगा कि उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। उस पैसे को भी दे दिया जाएगा ताकि आप सबको एक सुविधा मिले। बाकी जिन मुद्दों को लेकर के मैंने बात कही, हम मिलकर के चलेंगे, चर्चा करेंगे, रास्ता निकालेंगे। और रास्ता निकालेंगे, समाधान उसमें जरूर निकलता है जब चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सहयोग के बिना न प्रदेश का हित है, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है प्रदेश के निर्माण में। आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम 75 वर्षों का उस कालखंड को मना रहे हैं जहां हिमाचल प्रदेश के निर्माण के 75 वर्ष हुए। यहां बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस नेता का योगदान है, उस नेता का योगदान है। नेताओं का योगदान एक जगह होगा, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश को यहां पर पहुंचाने के लिए है तो वह हिमाचल के हमारे सभी भाई बहनों का है, जिसमें कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा रोल है, कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आओ मिलकर के साथ चलें, मिलकर के काम करें, हम एक दूसरे के साथी बने, लंबे समय के साथी बने, दुख दर्द के साथी बने। और ऐसे में आपके जो जितने जो हित की जो बातें जो यहाँ पर रखी गई है हमारे साथियों के द्वारा, उसका समाधान का रास्ता तलाशने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब रास्ता तलाशने की कोशिश होती है तो रास्ता निकल करके आता है। इस दृष्टि से हम आगे बढ़े। आप सबके लिए मेरा इतना ही निवेदन है, जो आने वाले समय में जो दौर आएगा परीक्षा का, उस परीक्षा के दौर में आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम मान करके चले कि रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि जिस काम को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग का मतलब मुझे समझ में आज तक नहीं आया। और मैंने कहा सारे काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोगों से भी होते हैं। हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते और कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा मान करके चल रहे हैं कि वो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि बड़े काम वही करेंगे। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, हम छोटे होकर के काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे और इस बात का संदेश जरूर देंगे कि जो काम बड़े नहीं कर पाए वो छोटे लोग भी करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप काम करता है। इस भाव के साथ आप सबके सहयोग की उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
कि आने वाले समय में फिर इस तरह के दौर हमारे मिलने के होते रहेंगे और आने वाले समय में इस बात को हम सुनिश्चित करें कि ये दौर सिर्फ एक दौर नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में जहां जिस रूप में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा, हम एक दूसरे के लिए सदैव शुभचिंतक बन करके, सहयोगी साथी बन करके मिलते रहें। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।